हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 12 बियॉन्ड अर्थ का थर्ड पार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्लैनेट्स मतलब होता है ग्रह। ठीक है, प्लैनेट्स को हम हिंदी में ग्रह भी बोलते हैं। अ प्लैनेट इज़ अ लार्ज नियरली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. Our Earth is a planet as it revolves around the Sun as shown in figure 12.7. The Earth takes nearly 1 year to complete one revolution. Like the Earth, there are other planets that revolve around the Sun. तो यहाँ पर बताया गया है कि प्लैनेट क्या होता है। प्लैनेट एक बहुत बड़ा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है। स्फेरिकल मतलब जिसका आकार स्फीयर की तरह हो। ठीक है, जैसे बॉल होती है उस तरीके का ऑब्जेक्ट है। उसका शेप स्फेरिकल होता है जो कि सन के चारों तरफ घूमता है। तो इस तरीके से हमारी जो धरती है, जो अर्थ है, वो भी एक प्लैनेट है क्योंकि उसका शेप भी कैसा है, स्फेरिकल है, गोल है, स्फीयर की तरह, बॉल की तरह। और ये भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। रिवॉल्व्स मतलब चारों तरफ चक्कर लगाना। और जैसे ही इस तरह पिक्चर में दिखाया है फिगर 12.7, अभी हम देखेंगे। द अर्थ टेक्स नियरली 1 year टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन. धरती सूरज का पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? लगभग 1 साल, 1 year. ठीक है, लाइक द अर्थ की तरह देयर आर अदर प्लैनेट्स, और भी प्लैनेट्स हैं दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, जो कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। While revolving around the sun, the earth is also rotating about its axis. For one full rotation, the earth takes about 24 hours, which is called a day. जब धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही होती है, उसी समय वह अपनी धुरी पर भी रोटेट होती है। एक्सिस मतलब होती है धुरी। ठीक है, यहाँ पर दो वर्ड हैं, रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन, रिवॉल्विंग एंड रोटेटिंग। रिवॉल्यूशन क्या होता है? मान लीजिए सन है, ठीक है, इस तरीके हम सन को डिनोट करते हैं, और ये अर्थ है। अर्थ इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, सन के चारों तरफ, इस तरीके से। तो इसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है। और जब धरती अपनी ही धुरी पर, ये इसके एक्सिस होते हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ठीक है, ये अपने एक्सिस पर ही इस तरीके से चक्कर लगाती है, गोल गोल घूमती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रोटेशन। अभी ये वीडियो के माध्यम से आपको दिखा दिया जाएगा कि किस चीज़ को रोटेशन बोला जाता है। और धरती को सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में तो कितना समय लगता है? लगभग 1 साल का समय लगता है। लेकिन धरती को अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे लगते हैं, 24 आवर्स। ठीक है, विच इज़ कॉल्ड अ डे, जिसको एक दिन बोला जाता है, पूरा एक दिन होता है। लाइक द अर्थ, अदर प्लैनेट्स ऑल्सो रोटेट अबाउट देयर एक्सिस वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन। और धरती की तरह ही बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो भी अपने एक्सिस पर, अपनी धुरी पर क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट ग्रेड। इसके बारे में आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक्सिस की स्पेलिंग आप ठीक कर लीजिएगा, AXIS, एक्सिस। ओके, यहाँ पर पृथ्वी का जो ये मूवमेंट है इसको हम बोलते हैं रोटेशन। और इस वीडियो में आप जो मूवमेंट देख रहे हैं प्लैनेट्स का सन के चारों तरफ, इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। दिस इज पिक्चर 12.7। इसमें देखिए यहाँ बीच में सन को दिखाया गया है और बाकी सारे 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो कि सोलर सिस्टम को बनाते हैं। सन प्लस इट्स 8 प्लैनेट्स मेक दिस सोलर सिस्टम, इजंट इट? तो यहाँ पर ये जो आपको पाथ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वो पाथ है जिस पर कि सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। हर एक प्लैनेट का अपना अपना पाथ है, अपना अपना रास्ता है। और जो ये पाथ होता है जिस पर कि हर एक प्लैनेट सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, इसे बोला जाता है ऑर्बिट। आपको जो गोल गोल सी सर्कल सी लाइंस दिख रही हैं जो कि रास्ते हैं प्लैनेट्स के,
तो दीज आर कॉल्ड ऑर्बिट, ठीक है। और यहाँ पर प्लैनेट्स के नाम लिखे हुए हैं, देखिए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और बीच में सन है। और ये जो पाथ हैं, ऑर्बिट्स हैं दो प्लैनेट्स के, उसके बीच की जो जगह है वो है एस्ट्रॉइड बेल्ट, उसको बोला जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। The 8 planets in order to their increasing distance from the Sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। यहाँ पर बोला है कि 8 प्लैनेट्स हैं यहाँ पर, ठीक है, और उनका डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है सन से। कैसे? अब सबसे पहले जो है मरकरी है, तो सबसे कम डिस्टेंस सन और मरकरी के बीच में है, क्योंकि मरकरी सन के बहुत पास है, सबसे पास है इन सभी प्लैनेट्स में से। फिर उसके बाद कौन दूर है मरकरी से? वीनस, ठीक है। उसके बाद अर्थ, मार्स, जुपिटर, इस तरीके से प्लैनेट्स का जो डिस्टेंस है सन से बढ़ता जाता है। जो प्लैनेट सन से जितनी दूरी पर है उस हिसाब से इनका डिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। तो सबसे पास कौन है? मरकरी, और सबसे दूर है नेपच्यून। नाउ कम टू नेक्स्ट, द इनर 4 प्लैनेट्स नियरेस्ट टू द सन, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। तो सन के सबसे पास वाले प्लैनेट्स कौन हैं जिनको हम इनर 4 प्लैनेट्स बोलते हैं? ये है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। आर स्मॉलर इन साइज, और ये साइज में छोटे भी हैं। दे हैव सॉलिड सरफेसेस विथ रॉक्स ऑन देम, और इनकी सरफेस कैसी है? सॉलिड, एकदम ठोस है। जो 4 प्लैनेट्स हैं 1 2 3 4, और ये किससे बनी है इनकी सरफेस? इनकी सरफेसेस बने हैं रॉक्स से, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट, फ्रॉम एंशियंट टाइम्स वेरियस नेम्स हैव बीन यूज्ड अक्रॉस इंडिया फॉर द प्लैनेट्स विजिबल टू द नेकेड आइज। फॉर एग्जाम्पल, बुधा, मर्क्यूरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति और गुरु, जुपिटर एंड शनि, सैटर्न। तो यहाँ पर बताया गया है कि बहुत पुराने समय से ही बहुत नाम इन प्लैनेट्स को दिए गए हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, और जो कि हमारी नेकेड आइज से हम इनको देख सकते हैं, बिना टेलीस्कोप के हम इनको देख सकते हैं। और इन ये नाम जो दिए गए हैं हिंदी में वो कौन कौन से हैं? मरकरी को बोला जाता है बुध ग्रह, आपने नाम सुना होगा हिंदी में। वीनस को बोला जाता है शुक्र, अर्थ को बोला जाता है पृथ्वी, मार्स को बोला जाता है मंगल, और जुपिटर को बोला जाता है बृहस्पति या गुरु, और शनि किसको बोला जाता है? सैटर्न को शनि बोला जाता है। इस तरीके से ये ग्रहों के नाम हैं हिंदी में। Now next is, Venus is usually seen shining brightly at dawn and dusk and is commonly called the morning star or the evening star even though it is not a star। तो यहाँ बताया गया है कि सबसे ज़्यादा ब्राइट जो प्लैनेट है वो कौन सा है? वीनस, ठीक है, और ये बहुत तेज़ चमकता है। और ये कब दिखाई देता है? एट डॉन एंड डस्क। डॉन होता है सुबह का समय, ठीक है, जब सूरज उगने वाला होता है उस समय को हम डॉन बोलते हैं। और डस्क होता है जब शाम को सूरज डूबने वाला होता है, छिपने वाला होता है, उस समय को बोलते हैं हम डस्क। तो जो वीनस है प्लैनेट है, ये बहुत चमकता हुआ या तो एकदम सुबह के समय सूर्य के उगने से पहले आपको दिखाई देगा, या फिर शाम को सूरज के डूबने के बाद आपको दिखाई देगा। और इसीलिए इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। दो इट इज़ नॉट अ स्टार, हालांकि ये एक तारा नहीं है, फिर भी ये तारे की तरह चमकता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, क्योंकि हम इसको मॉर्निंग के समय और इवनिंग के समय देख सकते हैं। मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट बिकॉज इट appears रेड। अब मार्स को, जिसको कि हम हिंदी में मंगल ग्रह बोलते हैं, इसको रेड प्लैनेट भी बोला जाता है। रेड प्लैनेट इज मार्स। और ये क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट appears रेड, क्योंकि ये रेड कलर का दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। और ये लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? दिस इज बिकॉज द सॉइल ऑन मार्स इज रेडिश इन कलर, क्योंकि जो मार्स है उसकी जो मिट्टी है, उसकी धरती पर जो मिट्टी है वो किस रंग की है?
रेड कलर की, रेडिश कलर की वहाँ पर मिट्टी है, सॉइल है, इसीलिए मार्स रेड कलर का दिखाई देता है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रेड प्लैनेट. A large portion of the Earth's surface is covered with water and thus it appears blue from the space. और हमें ये पता है कि धरती का बहुत बड़ा हिस्सा किससे ढका हुआ है? पानी से ढका हुआ है. इसीलिए ये स्पेस से देखने पर, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसे दिखाई देती है? ब्लू कलर की. इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है. ड्यू टू दिस द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. ठीक है, तो यही बात बताई गई है कि दूर से देखने पर, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसे दिखाई देती है? ब्लू, क्योंकि पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है पानी से भरा हुआ है, पूरे हिस्से पर पानी है, पानी से ढका हुआ है, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है, नीला ग्रह. ठीक है. द 4 outermost planets जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर मच लार्जर कंपेयर टू द अर्थ. और बाकी जो ये ग्रह हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये क्या हैं? ये धरती से बड़े हैं, आकार में धरती से बड़े हैं. एंड आर मोस्टली मेड ऑफ गैसेस. और ये किससे बने हैं? गैसेस से बने हैं. ठीक है. दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड गैसियस प्लैनेट्स. ठीक है, इनको गैसियस प्लैनेट्स भी बोला जा सकता है. These giant gaseous planets have large flat ring-like structures around them which are made of dust particles and rocky material. और जो ये चारों प्लैनेट्स हैं, जो कि गैसियस प्लैनेट्स हैं, जाइंट मतलब बहुत बड़े बड़े जाइंट गैसियस प्लैनेट्स हैं, इनके चारों तरफ क्या है? दे हैव लार्ज फ्लैट रिंग लाइक स्ट्रक्चर. इनके चारों तरफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि किससे बनी होती है? डस्ट पार्टिकल से और रॉकी मटेरियल से. यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, इस पिक्चर में यू कैन सी हियर, जो सैटर्न है, सैटर्न के चारों तरफ रिंग बनी हुई है. ठीक है, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ गैसेस एंड रॉक पार्टिकल्स. तो ऐसे ही इन चारों जो प्लैनेट्स हैं, इनके चारों तरफ इसी तरीके की रिंग है, जो कि डस्ट पार्टिकल से और रॉक मटेरियल से बनी हुई है. प्लैनेट्स गेट मोस्ट ऑफ देयर एनर्जी फ्रॉम द सन. इन प्लैनेट्स को ज़्यादातर एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से. सो द फार्दर दे आर द कोल्डर दे आर इन जनरल. तो इसीलिए अगर जो प्लैनेट दूर है सन से, वो ज़्यादा ठंडा है, और जो सन के पास है, ठीक है, वो ज़्यादा गर्म है, क्योंकि पास रहेंगे तो वहाँ से उस प्लैनेट को गर्मी मिलेगी, हीट मिलेगी. दैट्स वाई जो प्लैनेट सन के बहुत करीब हैं, उनमें ज़्यादा गर्मी है. द प्रेजेंस ऑफ एन एटमॉस्फेयर ऑन अ प्लैनेट कैन ट्रैप हीट विच कैन सिग्निफिकेंटली चेंज द टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट. अब क्या होता है कि हर एक प्लैनेट का अपने चारों तरफ क्या है? एक एटमॉस्फेयर है, एक वातावरण है. और ये वातावरण, ये एटमॉस्फेयर क्या करता है? हीट को ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है, एक तरीके से एब्सॉर्ब हो जाता है इसके एटमॉस्फेयर में, जो हीट होती है सन की. तो हर एक प्लैनेट का जो अपना एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो सन से आने वाली ऊर्जा या हीट को ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है. दैट इज़ वाई वीनस फॉर एग्जाम्पल इज़ हॉटर देन मर्क्यूरी ऑल्दो इट इज़ फार्दर फ्रॉम द सन. लेकिन यहाँ पर एक बात बताई गई है कि जो वीनस है प्लैनेट, वो ज़्यादा हॉट है मर्क्यूरी की तुलना में, हालांकि वो सन से दूर है. ठीक है, मर्क्यूरी ज़्यादा पास है सन के. यहाँ देखिए इस पिक्चर में, जो मर्क्यूरी है वो सन के सबसे ज़्यादा पास है. ठीक है, सबसे पास वाला प्लैनेट मर्क्यूरी है. लेकिन जो वीनस है वो मर्क्यूरी से भी ज़्यादा गर्म है. वो क्यों? क्योंकि वीनस का जो एटमॉस्फेयर है, वीनस प्लैनेट के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, वो जो वातावरण है, वो सूर्य से आने वाली गर्मी को, हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा ट्रैप करता है एज़ कम्पेयर टू मर्क्यूरी की तुलना में. ठीक है, वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो मर्क्यूरी के एटमॉस्फेयर से ज़्यादा हीट का एब्जॉर्ब करता है, सन से आने वाली हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है. मर्क्यूरी का एटमॉस्फेयर कम एब्जॉर्ब करता है हीट को वीनस के एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में. इसलिए वीनस का एटमॉस्फेयर
ज़्यादा गर्म होने की वजह से वीनस जो प्लैनेट है वो गर्म है मरकरी से ज़्यादा। There is another object called Pluto that lies farther than Neptune and revolves around the sun. यहाँ अंतरिक्ष में एक और ऑब्जेक्ट है जिसको प्लूटो बोला जाता है। पहले प्लूटो को प्लैनेट ही माना जाता था, ठीक है, 9 प्लैनेट्स माने जाते थे, लेकिन बाद में इसको प्लैनेट से हटा दिया गया। प्लैनेट जो कैटेगरी थी प्लैनेट की उसमें से रिमूव कर दिया गया। अब ऐसा क्यों? इट इज़ स्मॉलर देन द अर्थ्स मून। ये जो प्लूटो है ये अर्थ का जो मून है उससे भी छोटा है। मतलब हम जो चंद्रमा देखते हैं, जो हमारा चांद है आसमान में, उससे भी छोटा साइज था प्लूटो का। व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड, जब प्लूटो की खोज हुई थी, इट वाज कॉल्ड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो ये भी जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स थे उनमें से एक था, इसको प्लैनेट माना गया था। बट लेटर, लेकिन बाद में, when similar more small objects were discovered, the International Astronomical Union IAU in 2006 redefined the requirements of an object to be called a planet. As per this definition, these smaller objects including Pluto are now called dwarf planets. तो पहले इसको क्या माना जाता था प्लूटो को कि ये भी एक प्लैनेट है, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, प्लूटो की जैसे ही और भी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की डिस्कवरी होने लगी, डिस्कवर हुए, ठीक है, स्पेस में, अंतरिक्ष में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिले अंतरिक्ष में जो प्लूटो के जैसे थे। तो उसके बाद जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है IAU, उसने 2006 में रीडिफाइन किया द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी कॉल्ड ए प्लैनेट। मतलब उनने ये डिसाइड किया कि कौन से ऑब्जेक्ट्स को हम प्लैनेट की कैटेगरी में काउंट करेंगे। उनकी डेफिनेशन चेंज की गई, और जब ऐसा किया गया तो प्लूटो जो है उनकी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठा। जो चीज़ें, विशेषताएं एक प्लैनेट बनने के लिए होनी चाहिए थी, जो IAU ने डिफ़ाइन की थी, उसके अकॉर्डिंग जो प्लूटो था वो प्लैनेट नहीं बन पाया, ठीक है। उसको प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया क्योंकि उसने जो भी रिक्वायरमेंट थी प्लैनेट बनने की, उसको वो फुलफ़िल नहीं कर पाया। तो उसके बाद क्या हुआ, एज पर द डेफिनेशन दी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग प्लूटो आर नाउ कॉल्ड डॉफ प्लैनेट्स। अब इनको क्या बोला जाता है, IAU के अकॉर्डिंग, जो IAU ने डेफिनेशन दी है उसके अकॉर्डिंग, जो प्लूटो है और इसके जैसे जो बाकी छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं इन द स्पेस, दे आर नोन एज डॉफ प्लैनेट्स, ठीक है। इनको प्लैनेट्स ना बोल के डॉफ प्लैनेट बोले गया, छोटे जो प्लैनेट्स होते हैं। Now there is a question, can we identify a planet also the way we identified the constellations? अब यहाँ बोल रहे हैं कि क्या हम जिस तरीके से हमने कॉन्स्टलेशन को हम पहचान पाते हैं, क्या वैसे ही हम किसी प्लैनेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसमान में? Among the planets, it is easiest to identify Venus, which is very bright. प्लैनेट्स जितने भी हैं उनमें से हम वीनस को ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत तेज चमकता है। आफ्टर द सन एंड द मून, वीनस इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। तो यहाँ पर बताया गया है कि सन और मून के बाद वीनस ही एक ऐसी चीज़ है जो कि सबसे ब्राइटेस्ट है आसमान में, जो हमें दिखाई देती है। Mercury, Mars, Jupiter and Saturn can also be seen with the naked eyes. यहाँ बताया गया है कि हम मरकरी, मार्स, जुपिटर और सैटर्न को भी अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, मतलब बिना टेलीस्कोप के हम इनको देख सकते हैं। They are so far away that they look like shining dots, just like stars. और ये लेकिन हमसे इतनी दूर हैं कि हमको ये जो प्लैनेट्स हैं ये कैसे दिखाई देंगे, जस्ट लाइक शाइनिंग डॉट्स, चमकते हुए डॉट्स की तरह दिखाई देंगे, जैसे कि तारे दिखाई देते हैं। सो हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट्स एंड द स्टार्स? तो बताइए हम कैसे ये पता लगाएंगे कि प्लैनेट्स कौन से हैं, स्टार्स कौन से हैं, उनके बीच का अंतर कैसे पता लगाएंगे? Unlike planets, the stars appear to twinkle a lot. मतलब जो तारे हैं वो बहुत ज़्यादा टिमटिमाते हैं, जबकि प्लैनेट्स
नहीं टिमटिमाते, ठीक है। अनलाइक प्लैनेट्स द स्टार्स अपीयर टू बी ट्विंकल अ लॉट, मतलब तारे प्लैनेट्स की तरह नहीं होते हैं, वो बहुत ज़्यादा टिमटिमाते हैं। एक्टिविटी 12.4 लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या है। हाउ कैन वी सी द प्लैनेट्स विच आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आइज। तो यहाँ बोला गया है कि हम उन प्लैनेट्स को कैसे देखेंगे जिनको हम अपनी खुली आँखों से नहीं देख पाते हैं, जो हमें दूर से नहीं दिखाई देंगे, उनको हम कैसे देखेंगे बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, है ना। फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर वीनस कैन बी लोकेटेड आइदर एट डॉन और एट डस्क। तो यहाँ बोला है कि जो वीनस प्लैनेट है वो पूरे साल ज़्यादातर आपको कहाँ दिखाई देता, किस समय दिखाई देगा, आइदर एट द डॉन और एट द डस्क। या तो आपको वो एकदम सुबह सूर्य उगने से पहले दिखाई देगा या फिर शाम को सूर्य डूबने के बाद। When you are viewing at dawn, look for it near the eastern direction before sunrise. तो अगर आप इसे सुबह के समय देख रहे हैं तो आप उस समय देखना जब सूरज उग रहा हो, उससे पहले, बिफोर सनराइज मतलब सूर्य के उगने से पहले ईस्ट साइड में आपने इसको देखना है, ईस्टर्न डायरेक्शन में, ठीक है, पूर्व में। When you are viewing at dusk, और जब आप इसको शाम को देख रहे हो, लुक फॉर इट नियर द वेस्टर्न डायरेक्शन आफ्टर द सनसेट। इसको आप वेस्ट डायरेक्शन में ढूंढोगे, वहाँ पर देखोगे सूर्य डूबने के बाद, ठीक है। सुबह के समय ये आपको ईस्ट में दिखाई देगा, पूर्व में दिखाई देगा, और शाम को सूर्य डूबने के बाद ये आपको वेस्ट डायरेक्शन में दिखाई देगा। तो आपने इसी तरीके से इसको ढूंढना है। While many of the objects in the sky can be seen with our naked eyes directly, we can see them brighter and larger using a pair of binoculars or an instrument called a telescope. A telescope also helps us view many dim objects not visible by our naked eyes directly. तो यहाँ बताया गया है कि आसमान में बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनको कि हम अपनी खुली आँखों से डायरेक्ट देख लेते हैं, लेकिन जब हम डायरेक्ट देखते हैं उससे भी ज़्यादा ब्राइटर वो हमें या बड़े कब दिखाई देंगे, जब हम एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करेंगे। एक तो बाइनोकुलर्स को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, दूसरा है टेलीस्कोप। हम इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे अगर उनको देखने के लिए, तो वो ऑब्जेक्ट्स हमें ज़्यादा चमकदार और ज़्यादा बड़े दिखाई देंगे। और टेलीस्कोप हमारी मदद करता है डिम ऑब्जेक्ट्स को भी अच्छी तरीके से देखने में। You may get an opportunity to view the sky through a telescope whenever a night sky watching event is organized in your region. तो बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पर क्या किया जाता है, नाइट स्काई वॉचिंग का इवेंट रखा जाता है कि रात में आके लोग तारों को देखें। तो वहाँ पर ऐसे इंतज़ाम किए जाते हैं टेलीस्कोप के कि लोग उन टेलीस्कोप्स का यूज़ करके तारों को देख सकें। तो अगर आपकी सिटी में, आपकी रीजन में ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो आप ज़रूर वहाँ जाकर तारों को देखिएगा ड्यूरिंग नाइट। नेक्स्ट इज़ वी नो दैट प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। हमें पता है कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं। आर देयर एनी ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड प्लैनेट्स। क्या और भी कोई चीज़ें हैं जो प्लैनेट्स के चारों ओर घूमती हैं? तो प्लैनेट्स तो सन के चारों ओर घूमते हैं, ये सभी को पता है, लेकिन क्या कोई और ऑब्जेक्ट्स हैं जो प्लैनेट्स के चारों ओर घूमते हैं? इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, डू यू नो, क्या आप जानते हो? मैनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कंडक्ट नाइट स्काई वॉचिंग एक्टिविटीज़ फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। There are many amateur astronomy clubs all over the country which organize sky watching events periodically. Museums and planetariums also organize similar events. यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ पर हायर एजुकेशन होती है, वो लोग क्या करते हैं, वो स्काई वॉचिंग एक्टिविटीज़ को रखते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कि रात को सब नाइट के समय क्या करेंगे, तारों को वॉच करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, है ना। देयर आर मैनी एमेच्योर एस्ट्रोनॉमी क्लब्स, मतलब ये शौक के लिए बहुत सारे एस्ट्रोनॉमी
क्लब्स बने हुए हैं ऑल ओवर द कंट्री, हमारी कंट्री में, कि बहुत लोगों को शौक़ होता है रात को तारों को देखना, चाँद को देखना, प्लैनेट्स को देखना, तो उनके लिए क्लब्स बनाए गए हैं, ठीक है। और ये ऐसे ही इवेंट्स को रखते हैं जब तारों को देखा जाए, प्लैनेट्स को देखा जाए। और बहुत सारे म्यूज़ियम्स और प्लानिटेरियम्स भी हैं जो इसी तरीके के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं, इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जहाँ पर हम तारों को और प्लैनेट्स को और अदर हेवनली बॉडीज़ को टेलीस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ नेचुरल सैटेलाइट्स। तो अभी हमने एक क्वेश्चन था कि क्या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट भी है जो प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। दे आर नेचुरल सैटेलाइट्स, ठीक है। Objects that move around planets are commonly called satellites. तो जो चीज़ें, जो ऑब्जेक्ट्स प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उनको बोला जाता है सैटेलाइट्स। दे आर स्मॉलर इन साइज देन प्लैनेट्स। ये प्लैनेट से छोटे होते हैं आकार में। मून्स आर नेचुरल सैटेलाइट ऑफ प्लैनेट्स। और प्लैनेट्स के जो नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? मून्स, ठीक है। सभी जो प्लैनेट्स हैं उनके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ऑब्जेक्ट्स को उन प्लैनेट्स के मून्स बोले जाते हैं। द अर्थ हैज़ वन मून। तो हमारी धरती का, पृथ्वी का तो केवल एक मून है ना, जो हमें दिखाई देता है। वाइल मार्स हैज़ टू मून्स। मार्स के पास कितने मून्स हैं? 2 मून, 2 चांद हैं। जो मार्स है, अगर वहाँ से देखा जाए तो मार्स के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले 2 मून्स हैं। Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune have a large number of moons. और जो बाकी हैं प्लैनेट्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इनके तो बहुत सारे मून्स हैं। लार्ज नंबर ऑफ मून्स मतलब बहुत सारे मून्स हैं। नाउ इन जनरल एनी ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड अ मच लार्जर ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ सैटेलाइट। फॉर एग्जाम्पल अर्थ कैन बी कंसिडर्ड अ सैटेलाइट ऑफ द सन। यहाँ पर बोला गया है कि इन जनरल क्या माना जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि बड़ा होता है, मूव्स अराउंड अ मच लार्जर ऑब्जेक्ट, जो एक बड़े ऑब्जेक्ट के चारों तरफ चक्कर लगाता है, कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ सैटेलाइट। उसको सैटेलाइट भी कहा जाता है, ठीक है। कोई एक ऑब्जेक्ट जो किसी बड़े ऑब्जेक्ट के चारों तरफ चक्कर लगाता है उसको सैटेलाइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अर्थ कैन बी कंसिडर्ड अ सैटेलाइट ऑफ द सन। तो अर्थ को भी सन का सैटेलाइट बोला जा सकता है। नाउ द मून। अब हम मून के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रमा के बारे में। अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट द मून टेक्स अबाउट 27 days टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। तो जो हमारी धरती है, पृथ्वी है, उसका जो नेचुरल सैटेलाइट है वो क्या है? मून, ठीक है। नेचुरल सैटेलाइट, प्रकृति ने बनाया है ये सैटेलाइट, क्योंकि मैनमेड सैटेलाइट्स भी होते हैं, लेकिन जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है, वो अपने आप बना है। और ये कितना समय लेता है धरती के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में? 27 days। इट टेक्स 27 days टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। इट इज़ आवर नियरेस्ट नेबर इन दिस स्पेस। और ये स्पेस में, अंतरिक्ष में हमारा सबसे पास वाला पड़ोसी है, ठीक है, क्योंकि हमारे सबसे पास है। अनलाइक ऑन द अर्थ देयर इज़ हार्डली एनी एटमॉस्फेयर ऑन द मून। धरती के चारों तरफ तो एटमॉस्फेयर है, लेकिन चंद्रमा में धरती की तरह कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसका कोई वातावरण नहीं है। हाउ बिग इज़ द मून एज़ कम्पेयर टू द अर्थ। अब यहाँ बोला गया है मून धरती की तुलना में कितना बड़ा होगा, ठीक है। द मून इज़ अबाउट अ क्वार्टर द साइज ऑफ द अर्थ इन द डायमीटर। अब यहाँ बोला है कि अगर हम इसके डायमीटर को देखें तो मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर्स का 1/4 है। 1/4 मीन 1/4 पार्ट, ठीक है, 1/4 हिस्सा, 1/4। The moon's surface shows circular ball-like structure called craters. अब मून के सरफेस में क्या दिखाई देते हैं? सर्कुलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स। इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिसको हम क्रेटर्स बोलते हैं। अभी फिगर 12.9 में देखेंगे, जैसे कि ये दीज आर द क्रेटर्स। ये गोल गोल आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये मून की सरफेस का पिक्चर है। दीज आर कॉल्ड क्रेटर्स, ओके। और दूर से देखने पर इस तरीके का दिखाई देता है मून।
Then most of these craters have been formed due to the impact of asteroids or rocks from the space hitting the moon's surface. और ज़्यादातर जो ये क्रेटर्स बने हैं वो किससे बने हैं कि अंतरिक्ष में बहुत सारे जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं या रॉक्स होते हैं वो जो चंद्रमा है उसकी स्पेस को उनने हिट किया, ठीक है, जिसकी वजह से मून के सरफेस पर इस तरीके के ये स्ट्रक्चर्स या क्रेटर्स बन गए. Since there is no atmosphere, water or life on the moon, these features stay on the moon's surface for a very long time. क्योंकि चंद्रमा के चारों तरफ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, ना ही वहाँ पानी है और ना ही वहाँ कोई जीवन है, ना ही कोई जीव जंतु है पृथ्वी की तरह. इस वजह से जो मून के सरफेस पर जो ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं, फीचर्स हैं, जो क्रेटर्स हैं, वो बहुत लंबे समय से बने हुए हैं, बहुत लंबे समय से बने हुए हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है. Although the moon is very far, humans have sent spacecrafts to explore and understand more about the moon. हालांकि जो मून है वो यहाँ से बहुत दूर है धरती से, लेकिन इंसान ने चाँद पर भी बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट को भेजा है टू एक्सप्लोर, वहाँ की जानकारी के लिए, वह पता करने के लिए कि मून में क्या क्या है. तो मून के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए चंद्रमा की सतह पर बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट भेजे गए हैं. इंडिया हैज़ ऑल्सो लॉन्च 3 चंद्रयान मिशंस टू स्टडी द मून एंड अ फर्दर मिशन इज़ बीइंग प्लान्ड. के 3 बार चंद्रयान को लॉन्च कर चुका है इंडिया मून पर, वहाँ की स्टडी करने के लिए और आगे भी इंडिया का प्लान है कि वो आगे भी इस मिशन को करेगा. To improve our understanding of the moon, India's first mission to the moon, Chandrayaan-1, was launched in 2008 and the second mission, Chandrayaan-2, in 2019. इंडिया ने चाँद के बारे में जानने के लिए, समझ बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो मिशन किया था चंद्रमा पर वो था चंद्रयान-1, ठीक है, चंद्रयान-1 को भेजा था, यह अंतरिक्षयान था. और इसको कब लॉन्च किया था? 2008 में. उसके बाद सेकंड मिशन जो था वो था चंद्रयान-2 का, जो कि 2019 में भेजा गया. द थर्ड मिशन चंद्रयान-3 वॉज लॉन्च्ड इन जुलाई 2023. और जो चंद्रयान-3 को भेजा गया वो कब भेजा गया? 2023 जुलाई के मंथ में. एंड इट्स विक्रम लैंडर कैरिंग द प्रज्ञान रोवर सक्सेसफुली soft landed on the moon on August 23, 2023. और जो चंद्रयान-3 था उसमें क्या भेजा गया था? विक्रम लैंडर था और जो कि कैरी कर रहा था प्रज्ञान रोवर को, ठीक है. ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये वहाँ जो चंद्रमा है उसकी जानकारी लेने के लिए ज़रूरी थी, तो इनको भेजा गया था. और इस रोवर ने, प्रज्ञान रोवर ने सक्सेसफुली चंद्रमा पर लैंड किया था ऑन 2023 अगस्त 23 को, 23 अगस्त 2023 को प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा पर सक्सेसफुली लैंड किया. विद दिस मिशन इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अचीव अ लैंडिंग नियर द लिटिल एक्सप्लोर्ड मून साउथ पोल. तो इसकी वजह से जब ये लैंड हुआ, सक्सेसफुली लैंड हुआ प्रज्ञान रोवर, तो इंडिया ऐसा पहला देश बन गया दुनिया में कि जिसने चंद्रमा के ऐसे हिस्से पर लैंड को, इस प्रज्ञान रोवर को उतारा जहाँ पर किसी ने पहले कुछ एक्सप्लोर नहीं किया था, जैसे कि साउथ पोल. ये जो रोवर था प्रज्ञान रोवर, ये कहाँ पर उतरा? चंद्रमा के साउथ पोल पर, ठीक है, जो जिसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी थी. इससे पहले कोई भी देश अपना जो स्पेसक्राफ्ट है यहाँ पर उतार नहीं पाया था. तो इसलिए इंडिया ऐसा कंट्री बना जिसने पहली बार चंद्रमा के इस हिस्से में अपने चंद्रयान को उतारा और वहाँ की जानकारी प्राप्त की. To mark this success, the government of India declared August 23 to be celebrated as नेशनल स्पेस डे इन इंडिया. तो इस सक्सेस के बाद जो भारत की सरकार थी, हमारे देश की सरकार थी, उसने 23 अगस्त को किस रूप में मनाने का फैसला किया?
एज अ नेशनल स्पेस डे इन इंडिया। भारत में हम इसे नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएंगे और इसको अब हम नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाते हैं 23 अगस्त को। ठीक है। A fourth mission, Chandrayaan-4, is being planned, which aims to bring back soil and rock samples from the moon. अब एक और फोर्थ मिशन की तैयारी की जा रही है जिसको चंद्रयान-4 नाम दिया गया है। ये प्लान किया जा रहा है कि चंद्रयान-4 अब भेजा जाएगा, जो कि जिसका मिशन क्या है कि चंद्रमा से ये वहाँ की जो सॉइल है ब्लैक वो लेकर आएगा, मिट्टी है, और जो रॉक्स हैं उनके सैंपल्स लेकर आएगा। तो वहाँ की मिट्टी और जो रॉक है उसके सैंपल ये चंद्रयान लेकर आएगा। आज की वीडियो में इतना ही, और आगे की जो एक्सरसाइज है, जो पार्ट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको जो भी बातें बताई गई हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।